खिड़की पे धीरे धीरे दस्तक हो रही थी। कौन कौन है? मैंने घबरा के आवाज दी, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। अरे सवेरा, क्यों परेशान हो रही हो? कोई नहीं है। आज सुबह से ही हवाएं तेज थीं, इसीलिए खिड़की अपने आप हिल रही होगी। बिस्तर पर पड़ी मेरी माँ ने मुझे परेशान देख के आवाज दी। अम्मा, खिड़की के पीछे कोई साया भी था। ऐसे लग रहा जैसे बाहर कोई मौजूद हो। मैंने घबरा के अम्मा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो, इसीलिए तुम्हें खुद ही साए नजर आ रहे हैं। आओ यहाँ मेरे पास आके सो जाओ। मैं अम्मा के करीब जाके लेटी तो अम्मा तेज बुखार में तप रही थी। पिछले कुछ दिनों से अम्मा की हालत बहुत खराब थी। अस्पताल ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अम्मा को घर पे ही लेके बैठी हुई थी। मैंने अम्मा के माथे पे हाथ रखा, कहा, अम्मा सुबह मालिक मकान से बात करती हूँ, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी। अम्मा ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, खबरदार, जो उस खबीस बुढ़े के पास जाने की बात भी की तो वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसके पास जाओ और उससे पैसों का तकाजा करो। मुझे तो उसकी आंखों में बदनीयती नजर आती है। हविस से भरा हुआ उसका चेहरा मुझे खौफजदा करता है। तुम्हारे सर पे ना बाप का साया है ना भाइयों का। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? बस यही फिक्र मुझे सताती है। अम्मा मेरा हाथ पकड़ के आंखें बंद करके लेट गई और मुझे भी नींद लग गई। और फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। मेरी फिक्रों को अपने सीने में लिए वो खामोशी से आंखें मूंद गई थी और मुझे खबर भी ना हुई। सुबह जब मैंने अम्मा को उठाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मुझ पे कैसी कयामत टूट पड़ी है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अम्मा की डेड बॉडी मेरे सामने थी और मैं ज़ारों कतार रो रही थी। फिर कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो ख्याल आया कि अब अम्मा की तदफीन का सिलसिला करना होगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने बूढ़े मालिक मकान का दरवाज़ा खटखटाती और उससे मदद तलब करती। मैंने अपने आप को बड़ी सी चादर में लपेटा और साथ वाले दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, जो कि मालिक मकान का था। बूढ़ा मालिक मकान दरवाजे पे आया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हो गई। आज सूरज कहाँ से निकला है सवेरा? सुबह सुबह तुम हमारे दरवाजे पे? घटिया मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो सर से पांव तक मुझे गूरने लगा। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? मुझे रोता देख के वो परेशान हुआ। अम्मा, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया है। बहुत मुश्किल से मैंने ये लफ्ज अदा किए थे। मेरा दिल जानता था कि मुझ पे क्या बीत रही है। मेरी बात सुन के पहले उसकी आंखें हैरत से फैली, फिर कहने लगा, चलो बूढ़ी और कितने दिन जी लेती। अच्छा हुआ चली गई, बहुत तकलीफ में थी बेचारी। और तुम पे तो ऐसे नागन बन के बैठी थी जैसे तुम कोई खजाना हो। मालिक मकान की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुश्किल की इस घड़ी में वो मेरी मदद करने के बजाय अपनी घटिया बातों पे उतर आया था। यही वजह थी मेरी अम्मा कभी मुझे उसके दरवाजे का रुख भी नहीं करने देती थी। आज भी ये मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई थी, वरना शायद मैं कभी इस दरवाजे का रुख ना करती। चलो मैं मोहल्ले वालों को बुला के लाता हूँ ताकि तदफीन का सिलसिला हो। तुम भी अपना ख्याल रखो प्यारी। हंसते हुए उस बूढ़े ने मेरे चेहरे को अपने हाथों से छुआ था और उसकी इस नापाक हरकत ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मैं घबरा के पीछे हुई और दौड़ते हुए वापस अपने घर में दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की कुछ औरतें और मर्द हजरात चले आए और फिर उन लोगों ने ही सारे मामलात निपटाए, क्योंकि मुझे तो ना होश थी और ना खबर। शाम तक घर में लोगों का रश रहा और फिर धीरे धीरे करके सब लोग वापस लौट गए। सिर्फ मैं और बूढ़ा मालिक मकान रह गया। अपनी अम्मा के बगैर अकेले रह लोगी? डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? वो मुस्कुराते हुए भरपूर तरीके से मेरा जायजा ले रहा था। मैंने अपने आप को बाजुओं में समेटा और कुछ कहे बिना अपना चेहरा छुपा लिया। तुम्हें डर लग रहा होगा सवेरा? चलो मेरे साथ चलो, तुम आसानी से मेरे घर में रह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे करीब आके उसने जैसे ही मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने तेजी से उसका हाथ झटक दिया। चले जाएं आप यहाँ से, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं अकेली रह सकती हूँ। अपने आप को मजबूत बनाते मैंने सख्ती से उसे घर से बाहर निकलने को कहा, क्योंकि अगर उस वक्त मैं ये ना करती तो वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। उसने मेरी सख्ती पे अपने दोनों हाथ पीछे करके कंधे से लगा लिए। अरे अरे, क्यों शोर मचा रही हो सवेरा? मैं तो बस हमदर्दी कर रहा था।
लेकिन हमदर्दी का ज़माना ही नहीं है। अगर तुम्हें अकेले रहने का शौक है तो रहो। सारे मोहल्ले को पता है कि अब तुम अकेली इस घर में रहती हो, इसलिए कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें कसूरवार ना करार देना। मुस्कुराते हुए उसने अजीब अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की और अपने घर चला गया। उसके जाते ही मैंने खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद किया और अम्मा की चारपाई पे लेट के आंसू बहाने लगी। एक रात पहले तक अम्मा के होते हुए मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था, और अब तो अम्मा भी नहीं थी। मौसम में हवाओं का राज था, कभी खिड़की बजती थी, कभी दरवाज़ा। सारी रात मैंने जागते हुए दुआएं मांगते हुए गुजार दी थी। खुदा का शुक्र था कि खैरियत के साथ ये रात निकल गई थी, लेकिन अब आने वाली हर रात मुझे ऐसे ही जागना था। खुद अपनी पहरेदारी करनी थी और अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी, जो कि मेरे लिए बेइंतहा मुश्किल काम था। हमारे घर का गुजर बसर भी अम्मा की सिलाई से होता था। मुझे सिलाई नहीं आती थी क्योंकि मैं घर का काम काज करती थी, इसलिए अब मेरा गुजारा कैसे होना था मुझे उसकी भी कुछ खबर ना थी। मैं बस अपने मुस्तकबिल का सोच सोच के खौफजदा हो रही थी। अगले दिन मोहल्ले की 2-4 औरतें मेरी खैर खबर लेने के लिए आईं और मुझे समझाने लगी कि अकेली लड़की कैसे रह सकती है, तुम अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करो। अब मोहल्ले के मर्दों को भी पता है कि तुम अकेली हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ढके छुपे लफ्ज़ों में ना जाने वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मेरे अकेले होने से मसला था या अपने मर्दों की नीयत में से, मैं समझ नहीं पाई। कुछ देर वो मुझे यही समझाती रहीं कि अब मुझे अपने लिए कोई महफूज ठिकाना ढूंढने की ज़रूरत है, और फिर वो चली गई। उनके जाने के बाद मैं एक बार फिर अपनी बेबसी पे आंसू बहाने लगी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। जब रात का अंधेरा फैला तो मैं फिर अम्मा की चारपाई पर डरी सहमी सी लेट गई। आज फिर खिड़कियां बहुत तेजी से बज रही थीं, शायद बारिश शुरू होने वाली थी। और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो। मैंने घड़ी पे नजर डाली तो रात का 1 बज रहा था। वो इंतहाई धीमी दस्तक थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अम्मा के तकिए को अपने सीने से लगा लिया। मैं यही समझी कि शायद अभी हवाओं का राज है, लेकिन अब की बार दोबारा दस्तक हुई और थोड़ी तेज आवाज में हुई। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मैंने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा और जितनी दुआएं याद थी सबका विर्द करना शुरू कर दिया। दस्तक होना बंद हो गई और मुझे सुकून हुआ। मैं वापस खामोशी से लेटी, तकिए को सीने में दबाए दुआएं पढ़ते पढ़ते नींद की वादी में उतर गई। न जाने कितनी देर गुजरी और फिर मुझे कोई अपने ऊपर हावी होता महसूस हुआ। मैंने आंखें खोल के देखा तो मेरे हलक से चीख निकल गई, लेकिन सामने वाले ने फौरन ही मेरे मुंह पे हाथ रख के मेरी चीख को घोंट दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा 60 साला बुढ़ा मालिक मकान था, जो अपनी गहरी स्याह आंखों में हवस लिए मुझे देख रहा था। मैंने उसे धक्का दिया, उठ के बाहर की जानिब दौड़ लगाने की कोशिश की, मगर उस बुढ़े ने मुझे सख्ती से पकड़ के अपनी जानिब खींचा और चारपाई पे धक्का देते हुए एक हाथ से मेरा मुंह दबाया और दूसरा हाथ मेरे गले पे रख दिया। खबरदार जो शोर मचाने की कोशिश की तो सारा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा है, और तेरी बुरी माँ जो तुझ पे नादन बन के बैठी थी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं। बहुत पारसा बनती है ना, आज मैं तेरी पारसाई का सारा भरम निकाल दूंगा। उस बूढ़े के अंदर इतनी ताकत थी कि मैं खुद को उससे आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। मेरी आंखें खौफ के मारे फट चुकी थी, दिल दहशत से धड़कना भूल गया था। मैंने मचलते हुए चीखने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शैतानी इरादों के साथ मुझ पे हावी हो रहा था, और मैं बेबस सी उसके पास से उठती बदबू को बर्दाश्त कर रही थी। और जब वो पूरी तरह मेरे चेहरे पे झुका तो न जाने मैंने कहाँ से इतनी हिम्मत जमा की और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं भागने की कोशिश करती तो वो बहुत आसानी से मुझे पकड़ लेता, इसलिए मैंने बाहर जाने के बजाय पीछे बने छोटे से कमरे में भागना ज्यादा मुनासिब समझा। मैं भागती हुई उस कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, उस दरवाजे में कोई कुंडी ना थी, ना चिटखनी। वो छोटा सा स्टोर रूम था जिसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। उसमें अम्मा का पुराना संदूक, अम्मा की शादी के ज़माने के कपड़े और कुछ चीज़ें जो अम्मा ने मेरे जहेज़ के लिए जमा करना शुरू की थी, वो सब रखी हुई थी। मैं दरवाजे से टेक लगा के खड़ी हो गई, खुदा को पुकारने लगी,
चंद मिनटों में ही वो बूढ़ा उस दरवाजे तक चला आया और खूब जोर आजमाई करने लगा। खोल बेशरम लड़की, तुझे क्या लगता है इस टूटे फूटे दरवाजे के सहारे तू मुझसे बच सकती है? मत भूल, तूने और तेरी माँ ने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया। अगर तू ये चाहती है कि मैं तुझसे ये छत ना छीनूं तो खामोशी से दरवाज़ा खोल दे और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, नहीं तो मैं सारे मोहल्ले में तुझे बदनाम करने के साथ साथ पुलिस के हवाले करूंगा। मेरा बूढ़ा मालिक मकान मुझे धमकियां दे रहा था और मैं खौफ के मारे थर थर कांपती हुई रो रही थी। हमारे हालात इतने ख़राब थे कि वक्त पे किराया अदा करना मुमकिन नहीं रहा था। यही वजह थी कि 3 महीने का किराया हम पे चढ़ गया था, लेकिन अब वो किराए के बदले जो कुछ हासिल करना चाहता था उसका तसव्वुर करके ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली जा रही थी। खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी भी जवान बेटियां हैं, फिर कैसे तुम मुझ पे इतनी गंदी नज़र रख सकते हो? तुम्हारी बेटियां शादीशुदा हैं, उनके बारे में सोच के मुझ पे रहम खा लो। मैंने मिन्नत करना शुरू कर दी कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो मुस्तकिल दरवाजे पर ठोकरें मार रहा था। मालिक मकान की 2 बेटियां थीं, दोनों ही शादीशुदा थी। एक बेटा था जो परदेश में था, बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो अपने घर में काफ़ी अरसे से बिल्कुल तन्हा था और हर वक्त हमारे ही घर पे नज़र जमाए बैठा रहता था। अम्मा को पहले ही उसकी नीयत का अंदाज़ा हो गया था। वक्त रहते ही मुझे भी समझ में आ गया था कि उसका किरदार कैसा है, लेकिन हमारी मजबूरी थी। इतने कम किराए पे हमें कहीं और मकान नहीं मिल सकता था, इसीलिए अम्मा ने ये घर किराए पे ले लिया था। मगर साथ ही हमने अपने बूढ़े मालिक मकान से हरगिज़ भी कोई ताल्लुक नहीं रखा था। ना अम्मा बिला ज़रूरत उसे हमारे दरवाजे पे आने की इजाज़त देती थी। अगर अम्मा आज जिंदा होती तो हमारे दरवाजे तक आने की उसकी हिम्मत भी ना होती, लेकिन अम्मा के यूं अचानक चले जाने की वजह से मैं बेआसरा हो गई थी और वो मुझे धमकाते हुए दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजर गई और मैंने दरवाज़ा ना खोला तो वो ठोकरें मारते मारते अपने मकसद में कामयाब हो गया और तेज़ी से दरवाज़ा खोलते अंदर चला आया। जबकि उसकी हरकत से मैं एकदम ही ज़मीन पे गिर पड़ी। उसने मेरे बालों से पकड़ के मुझे खींचा और घसीटते हुए बाहर ले जाके चारपाई पे फेंक दिया। 2-4 मोटी मोटी गालियां दी और मेरे मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इतनी तेज तड़ाकेदार बारिश, हर तरफ पानी का शोर ही शोर था। ऐसे में मेरी चीखें बाहर तक जाना भी मुमकिन नहीं थी और इसी बात का वो पूरी तरह फ़ायदा उठा रहा था। उसने ना सिर्फ मेरे मुंह पे थप्पड़ लगाए बल्कि मुझे बालों से खींच के चारपाई से लगा दिया। इतने अरसे से बहुत मुश्किल से खुद पे काबू पाया है, सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ कोई हंगामा ना खड़ा करे। लेकिन अब वो बुढ़िया नहीं रही तो मैं आराम से अपना मकसद हासिल कर सकता हूँ। तू चाहे तो मेरे घर चल के भी रह सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है सवेरा। वो इंतहाई भौंडे अंदाज में हंसता हुआ मेरे चेहरे के नज़दीक आ गया और उसके मुंह से उठती हुई बदबू और नज़रों की हवस ने मेरे हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। सद्दीकी साहब, आपको खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाए। मैं एक यतीम लड़की हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपका किराया अदा कर दूँ। हाथ जोड़े मैं बूढ़े मालिक मकान से पनाह मांग रही थी, लेकिन उस पर तो शैतान सवार हो चुका था, इसीलिए वो किसी भी तौर पीछे हटने को राजी ना हुआ। और फिर मैंने एक बार जोर आजमाई की। मैंने खुद को उससे छुड़वाते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा थी। दरवाजे की चिटखनी वो ऊपर से लगा चुका था और वो इतनी ऊपर थी कि मेरा हाथ नहीं जा रहा था। मैंने 2-3 दफ़ा पंजों के बल उछल के चिटखनी खोलने की कोशिश की और नाकाम रही। तब तक वो फिर मेरे करीब चला आया। जोर जोर से हंसते हुए उसने तालियां बजाई और फिर मुझे बाजू से पकड़ लिया। बड़ी ढीठ हो तुम सवेरा, तुम्हें क्या लगता है मुझसे इतनी आसानी से बच सकोगी? इस रात का मैंने कब से इंतज़ार किया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिसे मदद के लिए पुकारना है पुकार लो। इस बारिश में तुम्हारी आवाज़ किसी के कानों में नहीं जाएगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि रात के अंधेरे में इस घर की 4 दीवारी में क्या हुआ है। और सुबह जब तुम किसी को बताने की कोशिश करोगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं मोहल्ले वालों को पहले ही बता चुका हूँ कि तुमने किराया देने से इनकार कर दिया है और इसलिए मैं जल्द ही तुमसे घर खाली करवाने वाला हूँ। और मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि तुम घर खाली नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझ पे झूठे बहतान बांध रही हो।
ना तुम अपना किरदार बचा सकोगी और ना रहने के लिए ये छत। किराया ना अदा करने पे मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, सो वो अलग। इसीलिए खुद सोच लो कि तुम्हारे लिए आसानी किस में है। सदीकी साहब की बात सुन के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे हर तरफ से ब्लैकमेल कर रहा था और मैं जानती थी कि वो जो कुछ कह रहे थे वो कर भी गुजरेंगे। इसलिए मैंने कुछ सोच के सदीकी साहब की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए राजी हूं, लेकिन इस तरह जोर जबरदस्ती के साथ कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे थोड़ा सा संभालने का वक्त है, फिर मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। मैंने अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए मालिक मकान को जबरदस्ती करने से रोकने की कोशिश की तो वो मुस्कुरा उठा। कहने लगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम खुद अपने आप को मेरे लिए सजाओ और मेरी दुल्हन बन जाओ। ये कहते हुए उसने मेरे बालों को अपनी उंगली के गिर्द लपेटा और मेरी आंखों में झांकने लगा। मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश होना चाहती हूँ, आहिस्तगी से कहते मैंने उससे इजाजत मांगी तो उसने इनकार नहीं किया, बल्कि अम्मा की चारपाई पे बैठते हुए कहने लगा, तुम्हारी अम्मा का कोई खूबसूरत लिबास पड़ा है तो पहन के तैयार हो के आ जाओ। मैं तो खुद चाहता हूं कि आज की रात यादगार हो जाए, लेकिन अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश नहीं करना। जिस तरह तुम्हारे घर के दरवाजे को मैंने चाबी से खोल लिया, उसी तरह तुम्हारे वॉशरूम के दरवाजे की चाबी भी मेरे पास मौजूद है। उसने चाबियों का गुच्छा मेरे सामने लहराया तो मुझे समझ आ गया कि वो कैसे दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। मैंने कुछ ना कहा और वॉशरूम का रुख किया। अपने मुंह पे पानी मारा, खुद को आईने में देखने लगी। मैं बेइंतहा खूबसूरत थी, जवान थी, अभी 18 साल की ही हुई थी और अब यही जवानी और खूबसूरती मेरे लिए मुसीबत बन रही थी। मेरी आंखों में मुस्तकिल आंसू आके ठहर रहे थे, जिन्हें मैं बेदर्दी से साफ करते हुए आगे के बारे में सोच रही थी। मैं किसी भी तरह खुद को उस बूढ़े मालिक मकान के हवाले नहीं कर सकती थी, लेकिन उससे बचने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। और फिर मेरी नज़र वॉशरूम की दीवार पर ऊपर की जानिब बने रोशनदान पे गई। वो काफ़ी ऊंचाई पे था, लेकिन अगर मैं कोशिश करती तो उस रोशनदान तक पहुंच सकती थी। मुझे भागने का यही वाहिद रास्ता नजर आ रहा था, क्योंकि वो बाहर चारपाई पे जम के बैठा था और मैं किसी तरह भी इस रोशनदान के जरिए पिछली गली में कूद सकती थी। मैंने हिम्मत की, स्लैब पे चढ़ी, रोशनदान तक पहुंचने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा कद बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए रोशनदान तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ देर बाद मैं अपनी कोशिशों में नाकाम हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मैं इस रोशनदान के जरिए नहीं भाग सकती। अगर मैं किसी भी तरह रोशनदान पे चढ़ भी जाती तो दूसरी तरफ मैं इतनी ऊंचाई से ज़मीन पे कैसे कूद सकती थी। मेरा दिमाग तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। मैं यहाँ से वहाँ नज़र दौड़ा रही थी कि कोई रास्ता नज़र आ जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ रह गई हो सवेरा, और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? बूढ़े मालिक मकान की शरारती सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं। फिर एकदम ही मेरा दिमाग काम करने लगा। अगर मैं वाकई उसका गला दबा के उसे जान से मार दूं तो उस बूढ़े से मेरी जान छूट जाती। किसी की जान लेना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन अगर बात इज्जत पर आए तो इंसान को कुछ मुश्किल नहीं लगता। मुझे भी लग रहा था कि अब इस बूढ़े मालिक मकान से जान छुड़वाने के लिए मुझे उसकी जान ही लेनी होगी। मैंने एक भरपूर नज़र यहाँ से वहाँ पूरे वॉशरूम पे दौड़ाई और फिर मेरी नज़र एक कोने में जाकर ठहर गई, जहाँ हमारा पुराना टूटा हुआ नलका रखा हुआ था। अम्मा काफ़ी दिनों से उस नलके को सही करवा के लगवाने का सोच रही थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ये बेचारा ऐसे ही पड़ा था। लोहे के नलके पे नज़र पड़ते ही मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। अगर किसी तरह मैं उस बूढ़े के सर पे इसे मारती तो वो यकीनन बेहोश हो जाता और सुबह तक तो उसे होश ना आता। मैं उसे बेहोश करके भी फरार हो सकती थी। बस यही सोच के मैंने जल्दी से अम्मा का एक अच्छा सा जोड़ा पहना, अपने बाल खोले और उस नलके को उस जोड़े के अंदर छुपा लिया। फिर जब मालिक मकान के सामने गई तो बुढ़ा मुझे देख के खबासत से मुस्कुराने लगा। वाह सवेरा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। इस जोड़े में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब ना मैं तुमसे किराया लूंगा, ना कभी तुम्हें पैसों के लिए तंग करूंगा।
बल्कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। बस तुम मेरी हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी मैं कैसे संवारता हूं। उस बूढ़े ने उठ के मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने साथ चारपाई पे बिठा लिया, फिर धीरे से अपनी उंगलियों को मेरे लबों पे फेरने लगा। उसकी इस हरकत ने मेरे अंदर ऐसा इश्तियाल पैदा किया कि मैंने जल्दी से अपनी शर्ट में छुपा वो नलका निकाला और उसके सर पे दे मारा। ये वार इतना अचानक और इतना जोरदार था कि वो खुद को मुझसे बचा भी ना सका। उसके सर से खून का फुवारा फूट गया। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत खून बहेगा और वो बेहोश हो जाएगा और किसी ना किसी तरह सुबह का सूरज तुलू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खून निकलना शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही ना लिया। देखते ही देखते सारा फर्श खून में रंग गया और मैं आंखें फाड़े उस मंजर को देखने लगी, जबकि वो बूढ़ा सर पे हाथ रखे अब जमीन पे गिर चुका था और बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने मुंह पे हाथ रख के अपनी चीखों को दबाया और उसे देखती खड़ी रह गई। कुछ देर बाद वो बिल्कुल बेहिस हरकत हो चुका था, अलबत्ता खून अब भी बह रहा था। मैंने आगे बढ़ के उसकी सांसें चेक की तो मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। मैं जिसे सिर्फ बेहोश करना चाहती थी वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था। मेरे हाथों मेरे बूढ़े मालिक मकान का कत्ल हो गया था। मैं नफी में सर हिलाते वहीं उसकी लाश के पास बैठ गई। ये क्या हो गया? मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। मेरे हाथों कत्ल हो गया। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरा दिल पसलियां तोड़ के बाहर आने को बेताब हो रहा था। धड़कनों की रफ्तार बेइंतहा तेज हो चुकी थी। मैं वहीं उसकी लाश के करीब बैठ गई। मेरे हाथ उसके खून से रंगे जा चुके थे। कुछ खून के छींटे मेरे कपड़ों पे भी आए थे और सारा फर्श रंगीन हो चुका था। मैंने आहिस्तगी से उस बूढ़े को हिला जुला के देखा, लेकिन वो वाकई हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था। और अब ये सोच के मेरी रूह फना हो रही थी कि आगे क्या होगा जब सबको ये पता चलेगा कि मैंने अपने हाथों से अपने बूढ़े मालिक मकान की जान ले ली, तो सब मुझे फौरन पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं जेल की सलाखों के पीछे चली जाऊंगी। ये ख्याल इतना खौफनाक था कि मैं चीखें मार मार के रोने लगी। अगर बारिश इतनी शदीद ना होती तो शायद अभी तक मेरी आवाज़ पे सारा मोहल्ला जमा हो जाता, लेकिन बादलों की घिन गरज, तेज बरसती बारिश और हवाओं के राज ने मेरी आवाज़ को उस चार दीवारी के अंदर ही दबा के रख दिया। 2 घंटे ऐसे गुजर गए। फिर 2 घंटे के बाद मुझे होश आया। मुझे खुद को बचाना था। बूढ़ा मालिक मकान मेरे घर आया था, इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। अगर मैं किसी तरह इस बूढ़े मालिक मकान की लाश को ठिकाने लगा देती तो शायद किसी को पता भी ना चलता कि उसे मैंने कत्ल किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? क्या मैं अकेली एक बूढ़े आदमी को जो वजन में भी मुझसे कहीं ज्यादा था और अब एक लाश में तब्दील हो चुका था, क्या मैं उसे ठिकाने लगा सकती थी? मैंने एक नज़र अपने 6 फुट के मुर्दा मालिक मकान पे डाली और तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। मुझे जेल नहीं जाना था। मुझे कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना था। मुझे जीना था, आगे बढ़ना था और उसके लिए किसी ना किसी तरह खुद को इस मुसीबत से निकालना था। और फिर मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और मैं सोच रही थी कि इसे किस तरह ठिकाने लगाऊं। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसे घसीट के उसी के घर के अंदर फेंका। मैंने गली में झांक के देखा। बारिश की शिद्दत की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। फिर आधी रात का वक्त था। कोई भी उस वक्त मुझे ये हरकत करते हुए नहीं देख सकता था। यही सोचकर मैंने अपने 60 साल बूढ़े मालिक मकान को हाथों से पकड़ के घसीटना शुरू किया। वो एक भारी जिसामत का आदमी था जो कि अब मुर्दा था, इसलिए उसका वजन और भी बढ़ चुका था। मैं उसे बमुश्किल जरा सा ही घसीट पाई थी और बुरी तरह से हाँप गई थी और मुझे लग रहा था कि यह हरगिज भी मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी बॉडी को घसीट के अपने दरवाजे से बाहर निकालूं और फिर उसके घर के अंदर छोड़ के आऊं। मैं दोबारा सर पकड़ के बैठ गई। चारों तरफ खून ही खून था, यहां तक कि मेरे हाथ भी खून में रंगे हुए थे। ऐसे में उस बॉडी को ठिकाने लगाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। मैं कोई पेशावर कातिल नहीं थी। ये कत्ल मुझसे गलती से हुआ था और अब उसको छुपाना नामुमकिन हो रहा था। साथ ही मेरे हाथ पांव भी थर थर कांप रहे थे।
अगर किसी को खबर हो जाती कि मैंने अपने मालिक मकान का कत्ल कर दिया है तो ना जाने क्या होता। कुछ देर सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे इस बॉडी को किसी गड्ढे में दफना देना चाहिए, लेकिन मेरे पूरे घर में ऐसी कोई कच्ची जगह नहीं थी जहां मैं खड्डा खोद के उस बॉडी को दफन कर सकती। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने सोचा अगर मैं उसके टुकड़े करके उसे किसी बोरी में बंद करके कहीं फेंक दूं तो शायद इस तरह से मेरा जुर्म छुप जाए। लेकिन ये सोच आते ही मुझे खुद अपने आप से घिन आने लगी। मैं कैसे एक इंसान के टुकड़े कर सकती थी? मैंने तो कभी गोश्त को भी हाथ नहीं लगाया था। धीरे धीरे घड़ी की टिक टिक बढ़ती जा रही थी, साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी। मुझे सुबह का सूरज तुलू होने से पहले किसी ना किसी तरह इस मामले को अंजाम को पहुंचाना था। हर अगले पल के साथ मेरी सांस सीने में अटकने लगती थी और फिर मैं घबरा कर अपने घर से बाहर की तरफ भागी, क्योंकि अब इस बॉडी के साथ एक ही कमरे में मजीद रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। बगैर चप्पलों के, बगैर दुपट्टे के मैं अपने घर से बाहर की तरफ दौड़ी चली आई। बारिश में भीगती हुई मैं बुरी तरह रो रही थी। रात के 4 बज रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरी नज़र उस शदीद बरसती बारिश में काशिफ पे पड़ी, जो ना जाने क्यों इतनी रात को गली में निकला था। मुझे देख के वो सीधा मेरी तरफ चला आया। मुझे लगा कि अब तो मैं बुरी फंस गई। उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपने बुरे मालिक मकान का कत्ल किया है तो वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। वो तेज तेज कदम उठाता मेरे नज़दीक आ गया। मैंने उसे देख के फौरन ही वापस घर की तरफ पलटना चाहा, लेकिन इतनी देर में वो मुझे आवाज़ देके रोक चुका था। सवेरा, खैरियत है? इतनी बारिश में यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? वो परेशानी से मुझसे सवाल कर रहा था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बुरी तरह फूट फूट के रोने लगी। सवेरा, इस तरह ना रो। मुझे मालूम है तुम अपनी अम्मा के इंतकाल पे किस कदर गमगीन हो, लेकिन इतनी बारिश में तन्हा घर से बाहर आना हरगिज़ भी मुनासिब नहीं है। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो। काशिफ हमारे मोहल्ले का इंतहाई शरीफ लड़का था। मेरी मदद की गर्ज से वो मेरे पास आया था और मुझे रोता हुआ देख के परेशान हो गया था। काशिफ, मुझसे कत्ल हो गया है। मैंने उस बूढ़े को मार डाला। बेख्तियार ही मैंने अपने खून से रंगे कपड़ों को उसके सामने किया, जिन्हें शायद वो बारिश की वजह से नहीं देख सका था। क्या कह रही हो सवेरा? किसे मार दिया? उसके चेहरे पे एकदम हैरानी के साथ साथ परेशानी भी छा गई। सिद्दीकी साहब को, हमारे मालिक मकान। मैं रोते हुए वहीं उसके कदमों में बारिश से भरी सड़क पे बैठ गई। काशिफ ने जल्दी से मेरे बाजू पकड़ के मुझे उठा के खड़ा किया। कहने लगा, अंदर चलो, सारी बात मुझे बताओ, क्या हुआ है? वो मेरे साथ मेरे घर में दाखिल हुआ और फर्श पे पड़े सिद्दीकी साहब को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि चारों तरफ खून था और उनका बेहिस्सो हरकत वजूद जमीन पे पड़ा हुआ था। ये क्या किया तुमने सवेरा? क्यों मारा इन्हें? क्योंकि ये रात के अंधेरे में मेरे घर में घुस आए थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए मैंने इन पे वार किया और ये मर गए। मैं सर पकड़े अम्मा की चारपाई पे बैठ गई। काशिफ सामने ही खड़ा रह गया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, हम पुलिस को बुलवा के सारी बात बता देंगे। काशिफ की बात सुनते मैंने जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता है पुलिस को ना बुलवाना, मुझे जेल हो जाएगी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहूंगी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने काशिफ से मिन्नत की तो वो चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, तो इस बॉडी का क्या करना है? सुबह तक ऐसे तो नहीं रह सकती हो तुम। सुबह बारिश भी रुक जाएगी, मोहल्ले वालों को भी खबर होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या करोगी? हमें सुबह से पहले कुछ करना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे काशिफ? काशिफ ने एक नज़र मेरे बेबस चेहरे पे डाली। कहने लगा, चलो बताओ क्या करना है। मैं हैरान हो गई कि वो मेरा साथ देने के लिए राजी था। मुझे खुद नहीं मालूम काशिफ के क्या करना है, तुम ही कुछ सोचो। वो मेरे बराबर में ही चारपाई पे बैठ गया। कहने लगा, आज मैं घर पे अकेला था, मेरे घर वाले दूसरे शहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा बारिश में भीगने का दिल चाह रहा था। मैं घर से बाहर निकल आया। सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस मुसीबत में फंसी हुई मिल जाओगी। मैं सोचता हूँ इस बूढ़े का क्या करना है।
अगर कोई बोरी है तो लेके आओ, हम दोनों मिलके इसे बोरी में डालते हैं, फिर कहीं दूर फेंक आएंगे। काशिफ की बात सुन के मैं फौरन स्टोर में भागी, जहां अम्मा ने एक बोरी के अंदर काफ़ी सारे पुराने कपड़े जमा कर रखे थे। मैंने जल्दी से वो कपड़े स्टोर के फर्श पे फेंके और बोरी लेके काशिफ के पास चली आई। चलो अब इस बोरी को पकड़ो ताकि मैं इस बूढ़े को किसी तरह इसके अंदर बंद करूं। फिर काशिफ ने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद आधे घंटे में सिद्दीकी साहब को उस बोरी के अंदर बंद कर दिया और बोरी का मुंह बांध दिया। अब तुम यहीं बैठो, मैं अपनी गाड़ी निकाल के लाता हूँ, इसे गाड़ी में डाल के किसी नाले में फेंक देंगे। काशिफ ने बिल्कुल बेखौफ होकर यह बात कही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम कैसे इसे ले जाके फेंकेंगे? अगर किसी ने देख लिया तो, किसी को खबर हो गई तो? पागल हो गई हो क्या सवेरा? इसे घर में रख के बैठोगी तो सबको पता चल जाएगा। कहीं दूर फेंक के आएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। थोड़ा आगे जाके एक तेज नाला है जो इसे बहा के ले जाएगा और ये अपनी गंदी नीयत के साथ उसी गंदे पानी में बह जाएगा। काशिफ मुझे वहीं चारपाई पे बिठा के खुद गाड़ी लेने के लिए चला गया और मैं सोच रही थी कि काशिफ कितना अच्छा और रहमदिल है जो मेरी इतनी मदद करने को राजी हो गया, जबकि एक लाश को ठिकाने लगाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद काशिफ की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। उसने मेरे साथ मिलकर बॉडी को उठाया और गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया, फिर मुझे साथ बिठा के उस गंदे नाले पे ले गया। हम दोनों ने मिलकर बूढ़े मालिक मकान को उस नाले के पानी में बहा दिया। वापसी पे काशिफ मुझे मेरे घर लेके आया। उसने मेरे साथ मिलकर सारी सफाई करवाई। जहाँ जहाँ खून के धब्बे थे वो सब हम दोनों ने मिलकर धो दिए। बारिश की वजह से वैसे भी काफ़ी कुछ साफ हो चुका था। फिर उसने मेरा लिबास तब्दील करवाया, उसे जला के राख कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे सबूत मिटा दिए। फिर काशिफ ने मुझे अम्मा की चारपाई पे बिठाया। कहने लगा, देखो सवेरा, कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तुम साफ कह देना कि तुम्हें कोई खबर नहीं। तुम और मैं ना सिद्दीकी साहब के हवाले से कुछ जानते हैं ना हमें कोई इल्म है। किसी के सवालों का जवाब मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ साथ फंस जाऊंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो कहने लगा कि मेरे घर वाले कल शाम तक वापस लौट आएंगे। उन्हें भी कानों कान खबर नहीं होगी कि उनके पीछे मैंने कुछ ऐसा वैसा किया है। मैं अपनी गाड़ी भी धो दिला के साफ कर दूंगा, बस तुम अपनी जुबान मत खोलना। मुझे समझा कि वो अपने घर चला गया। बाकी की रात मैंने डरे सहमे अंदाज में गुजार दी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, सूरज तुलू हो गया था। सबकी जिंदगियां मामूल पे आ गई थी। एक मैं ही थी जो अभी भी खामोशी से उसी चारपाई पे बैठी हुई थी। अम्मा के जाने का गम तो एक अलग था, लेकिन एक जीते जागते इंसान का कत्ल करने के बाद ना मेरे दिल को सुकून आ रहा था ना मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैं एक अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। फिर ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त मेरे घर का दरवाज़ा बजा। पड़ोस वाले नसीम साहब थे। कहने लगे, बेटी सिद्दीकी साहब के बारे में कुछ खबर है क्या? उनके घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और अंदर भी कोई नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं नहीं है। नसीम साहब और सिद्दीकी साहब आपस में दोस्त थे। अक्सर शाम को वो मिलके बैठा करते थे। नसीम साहब को दरवाजे पे देख के और उनका सवाल सुन के मेरे हलक में गोला साट का। नहीं अंकल, मैंने तो सिद्दीकी साहब को नहीं देखा। मैं तो खुद अपनी अम्मा के इंतकाल पे अभी तक गम में डूबी हुई हूँ। मैंने नसीब अंकल के सामने ठहर ठहर के जवाब दिया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। कहने लगे, जानता हूँ बेटी, तुम पे कयामत गुजरी है। तुम फिक्र ना करना, मोहल्ले वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये कह के वो आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी ही देर बाद मोहल्ले में शोर शराबा शुरू हो गया कि सिद्दीकी साहब का कुछ अता पता नहीं है और उनका घर भी खुला हुआ है। उनकी दोनों बेटियों को भी इस बात की खबर कर दी गई। रात तक उनकी दोनों बेटियां भी चली आईं। मोहल्ले में एक अजीब सा हंगामा बरपा हो गया और मैं खामोशी से घर का दरवाज़ा बंद किए अम्मा की चारपाई पे सुकड़ के बैठी हुई थी। फिर मेरे दरवाजे पे पड़ोस वाली आंटी चली आई। कहने लगी, बेटी तुम ठीक हो? हम तो सब बड़े परेशान हैं, सिद्दीकी साहब का कुछ इल्म नहीं हो रहा। मैंने फ़ौरन ही अपने चेहरे के तासुरात पे कंट्रोल किया। मैंने कहा, जी आंटी, मुझे नसीम अंकल से पता चला था कि सिद्दीकी साहब नहीं मिल रहा है। मैं भी दुआ कर रही हूँ कि वो मिल जाए। अभी मैं बात कर ही रही थी कि काशिफ भी वहीं चला आया। मुझे देख के कहने लगा, आप ठीक है सवेरा?
आंटी के जाने का हमें बड़ा अफसोस है, अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। ये कह के उसने अपना फ़ोन नंबर मेरे आगे कर दिया और मैंने जल्दी से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। चलो बेटी, तुम भी सिद्दीकी साहब के घर चलो, उनकी बेटियां बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। तुम भी उनकी कुछ हौसला अफजाई कर देना, कुछ तसल्ली दे देना, आखिर को किराएदार हो उनकी। मेरा हाथ पकड़ के पड़ोस वाली आंटी मुझे सिद्दीकी साहब के घर ले गई, जहां उनकी बेटियों ने काफ़ी वावेला मचा रखा था। कोई कह रहा था पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए, किसी का ख्याल था कि शायद वो खुद ही कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। फिर ये तय पाया कि अगर सुबह तक सिद्दीकी साहब की कुछ खबर ना मिली तो पुलिस को इत्तला दी जाएगी। ये सुनते ही मैंने घबरा के दूर खड़े काशिफ की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में मुझे मुत्तमईन रहने का इशारा किया। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। अगर पुलिस आती तो मेरा राज फाश हो जाता, मैं कातिल साबित हो जाती और जेल की सलाखों के पीछे चली जाती। तकरीबन सारी ही गली उस वक्त सिद्दीकी साहब के घर के बाहर मौजूद थी, लेकिन सिद्दीकी साहब का कोई पता ना चला। और फिर अगली सुबह पुलिस को बुलवा लिया गया। पुलिस ने आके सारे गली वालों से सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन मैं खामोशी से कोने में बैठी रही। पुलिस वालों को बताया गया कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, इसलिए मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए पुलिस वालों ने मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी के पास कोई फुटेजेस भी नहीं थी। फिर यूं ही 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सिद्दीकी साहब की कोई खबर ना मिली, ना ही पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सकी। उनकी बेटियों ने उनके घर को ताला लगाया और रोते धोते वापस अपने ससुराल चली गई। उनका बेटा अमेरिका में था, उसके वापस आने में अभी वक्त था, इसलिए सिद्दीकी साहब का घर वीरान हो गया और मेरी जिंदगी में सुकून आ गया। मैंने काशिफ को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा किया। फिर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गली के ही कुछ घरों में काम काज शुरू कर दिया। 1 हफ्ता बहुत तेजी से गुजरा और फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सिद्दीकी साहब का बेटा शाहनवाज अमेरिका से वापस लौट आया था और आते ही उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए SHO के जरिए अपने बाप की तलाश शुरू करवा दी थी। जो मामला पिछले 2-4 दिन में दब गया था, वो एक बार फिर लोगों की जुबानों पे आ गया। शाहनवाज ने बहुत हंगामा खड़ा कर रखा था। गली मोहल्ले वालों से तरह तरह के सवाल जवाब करना, अपने बाप के बारे में पूछना। मैं मुस्तकिल घबराहट का शिकार थी। फिर काशिफ को मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे तसल्ली दी। कहने लगा, शाहनवाज को जितने हाथ पांव मारने हैं मारने दो, ये कुछ अरसे के लिए आया है, ये दोबारा वापस चला जाएगा, क्योंकि प्रदेश में इसकी पढ़ाई चल रही है और 1 हफ्ते में तो सिद्दीकी साहब की डेड बॉडी गल के ख़राब हो चुकी होगी। वैसे भी हमने जिस नाले में उन्हें बहाया था वो बहुत तेज़ था, वो तो ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। काशिफ ने हमेशा की तरह मुझे तसल्ली दी और मैं खामोश हो गई। लेकिन उसी शाम शाहनवाज मेरे दरवाजे पे चला आया। उसे दरवाजे पे देख के मेरे औसान खता हुए। उसने बहुत गहरी निगाहों से मेरा जायजा लिया। कहने लगा, तुमने 3 महीने से बाबा जान को किराया नहीं दिया था ना? उसकी बात सुन के मैं परेशान हुई। मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार थी, हमारे हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं सिद्दीकी साहब को किराया नहीं दे सकी। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी मुझे किराए के लिए परेशान नहीं किया। पूरी हिम्मत जमा करके मैंने शाहनवाज के मुंह पे झूठ कहा। शाहनवाज ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कहने लगा, बाबा ने तुम्हें किराए के लिए परेशान ना किया हो, ये मुमकिन ही नहीं है। झूठ क्यों कह रही हो? शाहनवाज अपने बाप की फितरत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने फौरन मेरे लफ्ज़ों को पकड़ लिया। उसकी बात पर मैं गड़बड़ा गई। मैंने कहा कि दरअसल मेरी मरहूम माँ कहती थी कि मरने वाले की बुराई नहीं की जाती। अब अगर मैं आपसे ये कहती कि आपके बाबा ने हमारा दिन रात जीना मुश्किल कर रखा था तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगता। बस यही सोच के मैंने बुराई नहीं की। मेरी बात पे शाहनवाज ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर अपना सारा किराया चुकता कर देना। बाबा की अभी तक कोई खैर खबर नहीं मिली है। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि बाबा कहाँ जा सकते हैं? मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ जा सकते हैं,
और वैसे भी कुछ दिनों से बारिश का मौसम था। बार बार इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि घर से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं था। फिर मेरी तो माँ का इंतकाल हुआ है, इसलिए मैं तो अपने घर में ही बंद थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्या पता वो शदीद बारिश में किसी काम से निकले हों और कोई हादसा पेश आ गया हो। मेरी बात सुन के शाहनवाज चौंका। कहने लगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। फिर वो तेज़ी से वापस पलट गया। उसके जाते ही मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया और 2 + 2 4 करने लगी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे ये घर और ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। मैंने अपना सामान बांधा, काशिफ को फ़ोन लगाया कि काशिफ, मैं ये घर खाली करके रातों रात भाग रही हूँ। मेरी बात सुन के वो चौंक गया। कहने लगा, ऐसी गलती हरगिज़ भी ना करना। अगर ऐसे करोगी तो पकड़ी जाओगी। अभी कोई तुम पे शक नहीं कर सकता और ना तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। वैसे भी एक अकेली लड़की एक आदमी को कैसे ठिकाने लगा सकती है? किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। काशिफ बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था और उसके समझाने पे मैं रुक गई। शाहनवाज ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई। अब की बार वो सारे अस्पतालों वगैरह में मालूमात करवा रहा था, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। ऐसे ही 15 दिन और गुजरे। शाहनवाज अपने बाप के घर को ताला लगा के वापस अमेरिका के लिए निकल गया। अलबत्ता जाने से पहले उसने मुझे पाबंद किया था कि मैं बाकायदगी से किराया उसके अकाउंट में डलवा दूं, और मैंने वादा कर लिया था कि मैं पाबंदी से किराया अदा करूंगी। उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही काशिफ की अम्मी मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने काशिफ के रिश्ते की बात की। मैं हैरान थी कि काशिफ उससे शादी करना चाहता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, और ना ही मैं कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। काशिफ की माँ के पूछने पे मैंने रजामंदी दे दी। चंद मोहल्लेदारों की मौजूदगी में मेरी और काशिफ की शादी हो गई। काशिफ की माँ मुझे रुखसत करवा के अपने घर ले गई और मैंने अपना किराए का घर छोड़ दिया। काशिफ ने मेरा सारा किराया भी अदा कर दिया था। शादी की रात मैं दुल्हन बनी काशिफ के कमरे में बैठी थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया। मैं काशिफ से जानना चाहती थी कि उसने मुझसे शादी क्यों की है, और फिर यही सवाल मेरे लबों पे आ गया। काशिफ कितनी ही देर मेरे सामने खामोशी से बैठा रहा, फिर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम्हें मुंतखब किया है। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस तरह से एक लंबे चौड़े आदमी को जान से मार दिया, मैं तुम्हारी इस बहादुरी का कायल हो गया था। और सच तो यह है कि मैं खुद भी काफ़ी अरसे से सिद्दीकी साहब की जान लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बूढ़े को मार सकता। लेकिन तुमने उस बूढ़े को मार के मेरे मन की मुराद पूरी करती थी। काशिफ की बात सुन के मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि तुम क्यों सिद्दीकी साहब की जान लेना चाहते थे? तब काशिफ ने ऐसी बात बताई जिसे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काशिफ ने बताया कि सिद्दीकी साहब ने कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही ज्यादती की थी, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन का जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। लेकिन वो लोग अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोश रहे और कभी किसी को ये बात ना बता सके कि सिद्दीकी साहब का किरदार कैसा है। मोहल्ले में सिद्दीकी साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वो पैसे वाले थे, इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाना भी मुश्किल था। काशिफ के वालिद ने इस बारे में मोहल्ले वालों को आगाह करने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों ने उल्टा उन्हें ही जलील किया। इसी वजह से वो लोग खामोश हो गए और फिर तब से ही काशिफ के दिल में सिद्दीकी साहब के खिलाफ नफरत भर गई। काशिफ का बस चलता तो वो बहुत पहले उनकी जान ले चुका होता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और फिर उस रात जब वो बारिश में बाहर निकला और उसे पता चला कि मैंने सिद्दीकी साहब की जान ली है, तो उसने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरे गुनाह पे पर्दा भी डाला और हमेशा के लिए मुझे इज्जत की ज़िंदगी देने का फैसला भी किया। फिर काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बहन के कमरे में ले गया और ये देख के मैं हैरान रह गई कि उसकी 16 साला बहन पूरी तरह अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। वो बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी, हर किसी को मारने की कोशिश करती थी। काशिफ ने बताया कि ये सब कुछ सिद्दीकी साहब की वजह से ही हुआ है और वो ऐसा ही इख्तिताम डिज़र्व करते थे। काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक नई ज़िंदगी में दाखिल करवाया और हम दोनों मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़े। काशिफ ने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मेरी इज्जत की हिफाजत भी की।
और मेरे गुनाहों पे पर्दा भी डाला। मोहल्ले वाले सिद्दीकी साहब को तलाश करते रह गए, लेकिन किसी को कभी खबर ना हो सकी कि सिद्दीकी साहब कहाँ चले गए या रातों रात उनके साथ क्या हुआ। कभी कभी मैं रातों को खौफजदा होकर उठ जाती हूँ तो काशिफ फौरन मुझे अपनी बाहों का सहारा देते हैं और उनकी तसल्ली से मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। कभी कभी मुझे ये खौफ भी सताता है कि कहीं मेरा सच खुल ना जाए, कहीं सिद्दीकी साहब वापस ना लौट आए, कहीं उनके घर वालों को इल्म ना हो जाए कि उनका कत्ल मैंने किया है। लेकिन कई महीने गुजर गए और किसी को कुछ खबर ना हुई। मैं उम्मीद से हो गई। मेरी जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर गए। फिर पूरे 9 महीने बाद मेरी गोद में खूबसूरत सी बेटी आ गई। अपनी बेटी को देख के मैं आंसू बहाने लगी। मुझे अपनी मरहूम अम्मा की याद आने लगी। काशिफ ने हमारी बेटी को गोद में लिया और आहिस्तगी से कहने लगे, मैं तुमसे और अपनी इस नन्ही सी परी से वादा करता हूँ, कभी भी तुम दोनों पे सिद्दीकी साहब जैसे किसी इंसान का साया नहीं पड़ने दूंगा। काशिफ की बात सुन के मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने काशिफ के कंधे पे अपना सर टका दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो मुझे सही वक्त पे एक अच्छा इंसान मिल गया था, जिसने ना सिर्फ मेरी मदद की थी बल्कि सारी जिंदगी के लिए मेरे दुख सुख बांट लिए थे। वरना इस दुनिया में सिद्दीकी साहब जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। वो मेरे वालिद की उम्र के थे, चाहते तो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करते, मेरे काम आते, लेकिन उन्होंने मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जिसका अंजाम उनकी मौत की सूरत में उन्हें भुगतना पड़ा। आज भी सिद्दीकी साहब के घर पे ताला लगा है। उनका बेटा अब अमरीका में ही मुकीम है। बेटियों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। उनका किराए का घर भी खाली पड़ा है। कभी कभी मैं उस घर के आगे से गुजरती हूँ तो माजी की तल्ख यादें मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन फिर मैं काशिफ की तरफ देखती हूँ तो मुझे ज़िंदगी जीने के लिए एक नया हौसला और एक नया मकसद मिल जाता है। काशिफ की बहन की ज़हनी हालत भी वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है, क्योंकि उसका इलाज भी जारी है। लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे लगता है कि मौत जैसी सदा सिद्दीकी साहब जैसे लोगों के लिए बहुत कम है, जो जीते जी लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि सिद्दीकी साहब को इससे कहीं ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या ऐसी कोई सज़ा है जो मौत से ज़्यादा सख्त हो?